नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म होने को ही हैं और तबादलों से पर लगी जो रोक थी वो हटने को ही है। ये खबर सुनते सुनते आप भी करीब 3 साल से इसका इंतजार कर रहे हैं और हम भी ये खबर सुनाते सुनाते आपको अब आजिज आ चुके हैं कि आखिर ये खबर जो है असलियत में कब तब्दील होगी। पर इस बार कहानी एकदम पुख्ता है। तबादला नीति तैयार है। किन किन बिंदुओं पर तबादले होंगे, कहां नहीं होंगे, किन पर रोक रहेगी, किन तबादलों को राहत मिलेगी, कितने दिनों में रजिस्ट्रेशन होगा, कितने दिनों में ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, तमाम चीजें तैयार हैं। बस और बस सीएम की हां का इंतजार है। सीएम के अप्रूवल के बाद नई तबादला नीति मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगी। लाखों कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। कांग्रेस कह रही है तबादलों के नाम पर जमकर करप्शन होगा, क्योंकि अभी भी तबादले दबे छुपे हो जा रहे हैं ले दे करके। जो जरूरतमंद लोग हैं, जिसके पिता बीमार हैं, जिसकी पत्नी बीमार है, जिसके बच्चे को जरूरत है, वो ही लोग परेशान हो रहे हैं। आप सोचिए 3 साल से तबादलों पर पूरी तरह रोक है और जाहिर सी बात है कि इन 3 सालों में किसी की भी जीवन में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। किसी की शादी हो जाती है, किसी की मां की तबीयत खराब हो जाती है, किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है, तो उसको उसकी सपोर्ट करने के लिए उस जगह पर जाना होता है। इन तमाम परेशानियों के बीच अभी भी खबर यही है कि तबादला नीति तैयार है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंतजार है। तो ये थोड़ा सा इंतजार कब खत्म होगा, कर्मचारियों के चेहरे पर कब आएगी मुस्कान और कब होगी तबादलों की शुरुआत, इसी पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। सरकारी कर्मचारी राह देख रहे हैं कि बस नीति जो तबादला नीति है नई वो लागू हो जाए। उसको लेकर क्या कह रहे हैं, कब से ट्रांसफर होने चाहिए, कर्मचारी क्या कह रहे हैं, पहले ये सुनिए। बड़ी बेसब्री से सभी शासकीय सेवकों का इंतजार था, क्योंकि पिछले साल स्थानांतरण पर छूट प्रदान नहीं की गई थी, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको स्थानांतरण की आवश्यकता थी। किसी को अपने घर जाना था, किसी महिला कर्मचारी की शादी हो गई थी, तो उस महिला कर्मचारी को अपने ससुराल जाना था। पिछले साल स्थानांतरण नीति जारी नहीं होने के कारण ऐसे बहुत सारे लोग स्थानांतरण करवाने के लिए वंचित रह गए। हम इस स्थानांतरण नीति का स्वागत करते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि करप्शन का नया रास्ता खुलने जा रहा है और बीजेपी कह रही है कि अपना टाइम याद मत कीजिए, हमारे टाइम पर सब कुछ पारदर्शी तरीके से होगा। दोनों के बयान सुनिए। वो अलग बात है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तो अपनी मर्जी से अपने मन मुताबिक, चाहे वो ग्वालियर के दौरे पे गए हों तो तुरंत कमिश्नर को हटाते हैं, किसी आईपीएस को हटाते हैं, दूसरे कलेक्टर को लाते हैं। तो विपक्ष ये चाहता है कि जो कर्मचारी हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, ऐसा ना हो कि भिंड का कर्मचारी और आपका ट्रांसफ़र उसका खरगोन कर दिया जाए, फिर गोरख धंधा शुरू होगा। ऐसा ना हो कि स्थानांतरण एक व्यापार की तरह सामने दिखाई देने लगे। स्थानांतरण को लोगों की सुविधा के अनुसार कौन व्यक्ति कहाँ ठीक काम करने में अपने आप को कंफर्ट समझता है, कोशिश ये होनी चाहिए। निश्चित रूप से तबादले होंगे। अधिकारी कर्मचारी जो जहाँ जाना चाह रहे हैं, उन्होंने जहाँ पे जो अपनी मर्जी से जो एप्लीकेशन लगाई होगी उसके आधार पर तबादले होते हैं। पर कांग्रेस आरोप लगाती है बड़ा ही हास्यास्पद है, जिन्होंने तबादले को उद्योग बना दिया, आज वो हम पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। जिनकी कमलनाथ जी की सरकार में एक आदमी का तबादला शाम तक 5 बार हो जाता था पारदर्शिता के साथ, और जो जनता के हित का होता है वो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती हैं। और आइए देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे सवाल ये रहे, एमपी में तबादला एक्सप्रेस फिर भरेगी रफ्तार, 3 साल से बंद ट्रांसफर का खत्म हुआ इंतजार। जरूरतमंद कर्मचारियों को मिलेगी मनचाही पोस्टिंग, एक जगह पर जमे लोगों की क्या खत्म होगी सेटिंग, यह भी बड़ा सवाल है। कांग्रेस बोली तबादले के बहाने होगी वसूली, बीजेपी बोली कांग्रेस सुना रही अपने जमाने की कहानी। एमपी में 3 साल बाद ट्रांसफर से रोक हटी, नई तबादला नीति पर सिर्फ सीएम की मोहर बची। यह कहा जा रहा है कि सीएम साहब जिस दिन ओके कर देंगे 3 सालों से जो लाखों कर्मचारियों का इंतजार है वो खत्म हो जाएगा। तो ये आपको बता दें कि बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि तबादला यूं तो बहुत नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन यह खबर 3 साल से अभी तक सुनने को नहीं मिली है कि लॉट में एक साथ थोकबंद तबादले हो सकें। कई लोगों को दिक्कतें होती हैं। मैं कई ऐसे व्यक्तिगत लोगों से मैं जानता हूं, उन्हें उनकी समस्या को समझता हूं, जिनके माँ बाप के पास वो जाना चाहते हैं, किसी की शादी हो गई, वो अपने पति के साथ रहना चाहती हैं लेकिन अलग अलग जॉब कर रहे हैं
और ये तमाम चीज़ें जो थी, जो बहुत ही मानवीय आधार पर होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहे थे क्योंकि तबादलों पर रोक थी। अब रोक क्यों लगती है? देखिए, रोक इसलिए लगती है कि बार बार तबादले अगर ऐसे ही होते रहते हैं, अगर इसको प्रशासन नियंत्रण में नहीं लाता है, तो एक तो बहुत बड़ा तबादला उद्योग खड़ा हो जाता है। हमारे साथ तो कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए मैं सीधे रुक कर लेता हूं उनका। मेरे साथ आज रमेश राठौर साहब जुड़ गए, उपाध्यक्ष हैं कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के, लगातार कर्मचारियों के हित में काम करते रहते हैं। डॉक्टर विक्रम चौधरी, वरिष्ठ नेता प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए, दोनों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले रमेश राठौर जी, आपके पास आता हूं। रमेश राठौर जी, देखिए, अभी भी छोटा मोटा इंतजार है, लेकिन अब लग रहा है कि हो जाएगा। हालांकि पिछले 2 महीने से सुन रहे हैं कि आज फैसला हो जाएगा, कल आ जाएगा तबादलों से रोक हटने का आदेश, ये अभी तक हो नहीं पाया। कितनी राहत की खबर होगी और कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे सर इससे? देखिए, सबसे पहले तो हम इस तबादला नीति का स्वागत करते हैं, क्योंकि निश्चित ही कहीं ना कहीं कर्मचारी जो था उसको बहुत सारे संवर्ग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको स्थानांतरण की आवश्यकता थी। इस स्थानांतरण नीति पिछले 3 साल से स्थानांतरण नहीं हो पा रहे थे। बहुत सारे ऐसे हमारी महिला बहनें थी जिनकी शादी हो गई थी और उनको अपने ससुराल जाना था, या बहुत सारे ऐसे थे जिनकी हस्बैंड थे, उनको अपने घर जाना था। बहुत सारे कर्मचारियों को अपने माता पिता के पास जाना था। ऐसे लोगों को इस जो नीति है उसका लाभ मिलेगा। और इस नीति के अंतर्गत वो लोग आएंगे और अपने महिला जो कर्मचारी हैं अपने ससुराल जा सकेंगी, या जिनकी शादी नहीं हुई थी वो अपने जहां अभी माता पिता रहते हैं उनके पास पहुंच सकेंगी। और उसके बाद जो कर्मचारी जिनके माता पिता से काफी दूर या अपने घर से काफी दूर हो गए थे, ऐसे लोगों को अपने घर में वहां पहुंचने का मौका मिलेगा। और उसके बाद ऐसे बहुत सारे डिसेबल या ऐसे लोग थे जिनको इसकी तबादले की आवश्यकता थी, उनको लाभ मिलेगा। हम इसका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी इसको लागू होना चाहिए। लेकिन एक साफ सुथरी और स्वच्छ नीति से सभी कर्मचारी अधिकारियों का भला होगा। बिल्कुल। और मैं ये जरूर जानना चाहूंगा रमेश राठौर जी कि क्या इस तबादला जो नीति है उसमें क्या ये जो संविदा में जो लोग हैं उनके तबादले का भी कोई प्रावधान होगा, या जो पूरी तरह पूर्ण शासकीय कर्मचारी हैं सिर्फ उनके लिए व्यवस्था होती है, और बाकी जो कर्मचारी हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है, जरा ये नहीं, ये जब जी जब तबादला नीति का समय आता है और जो डेट निर्धारित होती है उसी डेट में संविदा कर्मचारियों के भी होते हैं, उसी डेट में स्थायी कर्मचारियों के भी होते हैं, उसी डेट में नियमित शासकीय सेवकों के भी होते हैं। तो तबादला नीति सभी के लिए, चाहे वो संविदा हो, नियमित हो, चाहे स्थायी कर्मचारी हो। तो ऐसे कुल कितने कर्मचारी होंगे जिससे जो सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, इस नीति का इंतजार कर रहे होंगे? देखिए, टोटल तो 7,80,000 नियमित संविदा और दैनिक वेतन में होगी और स्थायी कर्मचारी हैं, लेकिन पूरे सभी कर्मचारियों को तबादले की आवश्यकता नहीं है। हाँ, 1 से 1.5 लाख के लगभग जो कर्मचारी है उनको तबादलों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अभी शिक्षक विभाग है, उसमें नई भर्तियां हुई हैं, अन्य विभागों में व्यापम के माध्यम से भर्तियां हुई हैं। ऐसे बहुत सारे नए लोग हैं, जिससे 1-1.5 लाख जो कर्मचारी हैं जिनको इस तबादला नीति का लाभ मिलेगा। ठीक है, मैं आ जाता हूं डॉक्टर विक्रम चौधरी जी। देखिए, 3 साल से लगभग हो गए और ये बात और शिक्षा विभाग में जी आऊंगा मैं आपके पास रमेश जी। विक्रम जी, देखिए 3 साल बहुत होते हैं और लंबा इंतजार था ये। हालांकि इलेक्शंस और तमाम चीजों के बाद अभी कहा जा रहा है कि लगभग नीति तैयार है, फिर भी अभी तक डेट नहीं आई है, क्या कहेंगे आप? 9 साल से पदोन्नति की डेट नहीं आई है, वो 3 साल हो गए, इसमें तबादला नीति भी नहीं बनाई गई है। कोई भी प्रक्रिया करने के लिए किसी के बहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हर हाल में रास्ते खुले रहते हैं। इवन आप जो है चुनाव आयोग से अनुमति लेकर भी आप पर्याप्त मात्रा में ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा ये मानना है कि जो शासन होता है वो प्रशासन का बुद्धि और विवेक होता है। तो अब इस वक्त जो प्रशासन की हालत है, आप देख रहे हैं कि इनको तनख्वाह तक के लिए पैसे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, और ऐसे में यदि आपने थोकबंद तबादले कर दिए तो फिर जो कर्मचारियों पर अतिरिक्त जो मार पड़ेगी वो कौन वहन करेगा, जबकि आप ना इनको तनख्वाह दे पा रहे हैं और वेतन भत्ते तो अलग की बात है। अब मैं इस मामले में ये जानना चाहता हूं कि तबादला नीति क्या होगी,
हम चाहते हैं, जैसा कि हमने, और मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूं कि प्रभुराम चौधरी उस समय हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री थे और कियावत मैडम उनकी पीएस हुआ करती थी। हमने इतनी अच्छी शिक्षा नीति लाए थे कि हमने पोर्टल पे सारी लोगों के आवेदन मंगवाए थे और अपनी अपनी प्राथमिकताएं लिखने को कहा था। फिर हमने जब इसका व्यक्तिगत तौर पे मैंने भी सर्वे किया तो जो कर्मचारी भाजपा की तरफ अपना रुझान रखते थे उन्होंने भी खुले मन से प्रशंसा की कि एक पैसा भी नहीं लगा और हमारी मन मर्जी के अनुसार ट्रांसफर हुए। तो मैं ये चाहता हूं और कांग्रेस की ये मांग है कि पहले सरकार अपनी तबादला नीति हर विभाग बार सामने रखे कि तबादला किस आधार पे कर रही है, क्यों कर रही है, गुण दोष के क्या आधार होंगे, कि 3 साल वाले एक जगह जमे हैं उनके बारे में सरकार क्या सोचती है, जो जिनका 1 ही साल हुआ है, 6 महीने हुए हैं, क्या उनको भी तबादले का डर दिखा के वसूली की जाएगी। 20 साल में ये माहौल बन चुका है कि जैसा ही तबादला नीति या तबादले का फैसला होता है तो पता नहीं क्या बात है कि भाजपा और आरएसएस के नेताओं में बड़ी खुशी की लहर दौड़ जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं ये लाभार्थी समूह है। हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो। ऐसे ही मध्य प्रदेश का कर्मचारी बड़ा परेशान है, पुलिस पिट रही है, तनख्वाह नहीं मिल रही है। हम चाहते हैं कि सरकार पहले आए, अपनी तबादला नीति प्रत्येक विभाग के अनुसार जनता के सामने रखे और उस पर सुझाव क्यों नहीं मंगवाती है कि आप कर्मचारी संगठन से भी कोई सुझाव नहीं मांगते हैं। विपक्ष तो खैर बहुत दूर का विषय है, आप उसको जनता के सामने भी रखिए। हम ये चाहते हैं कि इसमें खुलापन हो, पारदर्शिता हो, ईमानदारी हो। सबसे पहले सरकार जो है अपनी तबादला नीति लेके आए। ऐसा ना हो कि 1 महीने पहले मोहन यादव सरकार ने कहा था कि हम 4 लाख लोगों के प्रमोशन करेंगे, अब तक प्रमोशन के बारे में ना नीति का पता है ना फैसले का पता है। तो हमको आशंका है कि ये वसूली उद्योग जो है फिर से शुरू करने के मूड में है और इसकी कोई नीति नहीं है, पहले नीति रखी जाए। ठीक है, मैं वापस रमेश राठौर जी आपके पास आता हूं। रमेश जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि तबादला नीति में देखिए कहा जाता है, चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की, कि जबरदस्त करप्शन होता है। जो जरूरतमंद होते हैं, असल जरूरतमंद, वो रह जाते हैं और जिनकी सेटिंग है वो तबादला नीति आ जाए। जैसे नियम है कि 3 साल से ज्यादा एक कर्मचारी एक जगह पर नहीं रह सकता, लेकिन लोग 10-10, 15-15 साल निकाल देते हैं एक जगह पर। और कोई जेन्युइन इंसान होता है जो कहता रह जाता है कि मुझे मेरी ज़रूरतें हैं, मुझे यहाँ रहने दीजिए, उसे उठा करके हर तीसरे साल ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये जो बार बार आरोप लगते हैं, क्या आपको लगता है कि इस बार ये फुल प्रूफ तबादला नीति आ पाएगी, या आपको लगता है कि नहीं ये दिक्कतें तो रहती हैं, करप्शन के चार्जेस लगेंगे इस बार भी? देखिए, जो तबादला नीति आती है साल में एक बार मई जून के महीने में, वो स्वैच्छिक होती है और प्रशासनिक का उसमें बहुत कम पार्ट होता है। प्रशासनिक उसमें बहुत कम ट्रांसफर किए जाते हैं, स्वैच्छिक उसमें ज्यादा किए जाते हैं, जो व्यक्ति स्वेच्छा से अपना इधर से उधर जाना चाहता है। तो बहुत सारे अभी सुधार भी हुए हैं ऑनलाइन के माध्यम से, कि जैसे विक्रम चौधरी साहब जो कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने बताया कि ऑनलाइन हुए थे, तो ऑनलाइन ट्रांसफर में काफी कुछ ऐसा हुआ था कि जिसमें करप्शन रुका था। तो जो विभाग है आजकल बहुत सारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों नीति लागू की हुई है। ऑफलाइन भी नीति होनी चाहिए, ऑनलाइन भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या ऐसे लोग संवर्ग है जो ऑनलाइन अपना आवेदन नहीं कर पाते। तो इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन भी होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ व्यापम की जो भर्तियां होती हैं उसमें भी ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। व्यापम की भर्ती में भी ऑनलाइन होने के कारण अभी कुछ हाल ही में बहुत सारे लोगों के पास उनकी नियुक्ति हो गई, उनके पत्र नहीं पहुंच पाए। और व्यापम की नियुक्ति के अंदर सबसे बड़ी गड़बड़ी ये होती है कि जब ऑनलाइन फॉर्म भरते तो उसमें ऑनलाइन चेकिंग का कोई सिस्टम ही नहीं है। हर व्यक्ति टिक लगा देता है कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। जब सारी चीजें हो जाती हैं, उसकी नियुक्ति का लेटर, उसका नियुक्ति का मालूम चल जाता है, तो वो दावा ठोकने लगता है, जबकि उसके पास कागज ही नहीं होते। ऐसे ही अभी कई भर्ती संविदा कर्मचारियों की, अभी जो व्यापम की भर्ती हुई थी उसमें संविदा कर्मचारियों के लिए 50% पद आरक्षित किए गए थे। उसमें जो संविदा के लोग नहीं थे और जो कहीं काम भी नहीं करते थे, नए लोगों ने उसमें संविदा का ऑप्शन पे टिक कर दिया। इससे क्या हुआ, जो संविदा के लोग थे वो बाहर हो गए और जो फर्जी संविदा के थे ही नहीं वो लोग उसमें ऑनलाइन में आ गए और उन्होंने अपनी दावेदारी ठोक दी। जब उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हुआ तो मालूम चला उनको बाहर कर दिया और संविदा की नियुक्ति हो नहीं पाई। जिससे इस कारण सबसे पहले जो भी भर्तियां होती हैं उसमें डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन पहले किया जाए। पहले जब ऑफलाइन भर्ती होती थी
तो डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन सबसे पहले होता था कि डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। जब से ऑनलाइन भर्तियां होने लगी है तब से डॉक्यूमेंटेशन का चेकिंग बिल्कुल बंद हो गई है। तो इसलिए जो तबादला नीति है इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होनी चाहिए। और ये तो सारी चीजें हैं कि शासन इस पर निगाह रखनी चाहिए कि इसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या कुछ नहीं हो, और ये नीति स्वैच्छिक होती है। ठीक है, चलिए तो मैं वापस आता हूं डॉक्टर विक्रम चौधरी जी आपके पास। चौधरी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं इस पूरे मामले में ये जो ट्रांसपेरेंसी है ये कैसे मेंटेन होगी, और जो कर्मचारी हैं क्या जिन्हें वाकई में ज़रूरत है इसकी प्रायोरिटीज़ कैसे तय होती है? आपने बताया कि आपने एक बहुत अच्छी पारदर्शी पॉलिसी बनाई थी और उसको लेकर के बड़ा अच्छा रिस्पांस भी था, लेकिन इस बार जो पॉलिसी बन रही है आपको सूत्रों से कुछ जानकारी मिल पाई हो कि क्या कुछ खास हो सकता है उसमें, किस तरह की पॉलिसी है? जी देखिए, यदि न्याय में देरी होती है तो लगभग अन्याय के समान होती है जी। अब इसमें देखिए, सरकार ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं कर रही है कि मुख्यमंत्री ने 1 महीने पहले बम्पर प्रमोशन योजना की घोषणा कर दी। अब अमूमन ये होता है कि जब प्रमोशन होता है उसके साथ साथ तबादला भी हो जाता है। तो अब इसमें हमारा सवाल ये है कि अब आप ट्रांसफर नीति भी लेके आ रहे हो, प्रमोशन का भी वादा कर रहे हो, तो इनको आप कैसे संतुलित करोगे? आपने एक आदमी का ट्रांसफर कर दिया, वहां पहुंचा और पता चला उसका प्रमोशन हो गया, अब प्रमोशन होने के बाद फिर उसका ट्रांसफर होगा। वही हम कांग्रेस के लोग मांग कर रहे हैं कि आप कोई ड्राफ्ट लेके किसी भी चीज का क्यों नहीं आते? देखिए, ईमानदारी और बेईमानी का जो तुलना है वो कैसे होती है? सरकार एक अमुक नीति बनाए और उस अमुक नीति में यदि विचलन आता है, ऊपर नीचे होती है, तब हम कहेंगे कि बेईमानी हो रही है। अब देखिए, बेईमानी के लिए पहले पूरी पृष्ठभूमि तैयार कर ली जाती है कि किसी भी तरह की नीति नहीं बनाई जाती है और सिर्फ घोषणा कर दी जाती है। अर्थात यह है कि यहां मनमानी पूर्ण तरीके से सरकार काम करना चाहती है, बिना नीति के कोई भी घोषणा करना, अर्थात यह है कि भ्रष्टाचार के लिए जमीन तैयार करना। आप क्यों नहीं आते हो किसी ड्राफ्ट के साथ हमारे सामने? अब मैं बताता हूं, देखिए, बजटरी प्रोविजंस भी इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। अब बजट के मामले में भी सरकार ऐसा है कि हर बार कर्ज लेती है और तनख्वाह बांटती है, हर बार कर्ज लेती है, तनख्वाह बांटती है। इससे भी तमाम तरह के सवाल उठते हैं। ठीक है। तो जो प्रमोशन है उसके बारे में भी अभी तक वित्त मंत्रालय से भी कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया, ना ही उनका अनुमोदन आया कि हाँ, हम तबादलों के लिए राज्य सरकार जो है आर्थिक भार वहन करने के लिए तैयार है। ठीक है, मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता गुंजन चौक से भी जुड़ गई हैं। गुंजन जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। गुंजन जी, देखिए, बहुत लंबा इंतजार कर्मचारियों का खत्म होने जा रहा है, पर कांग्रेस सवाल ये उठा रही कि पहले आप उस नीति को सार्वजनिक कर दीजिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि किस आधार पर आप ट्रांसफर करने वाले हैं, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और करप्शन के चांसेस खत्म हो जाए। क्या कहेंगी आप? अभिलाष जी, सर्वप्रथम कुछ तकनीकी कारणों से मैं लेट जुड़ पाई, इसलिए मैं पूरी बात नहीं सुन पाई कांग्रेस के प्रवक्ता की। जी। पर देखिए, जहां तक इस ट्रांसफर नीति की बात है तो कांग्रेस ट्रांसफर नीति पे किसी भी रूप में आरोप और प्रत्यारोप इसलिए नहीं लगा सकती क्योंकि मैं पहले कांग्रेस को उनका वो 15 महीने का कार्यकाल याद दिला दूं, जब 2018 में उनकी सरकार बनी थी और मध्य प्रदेश में ट्रांसफर के नाम पे उन्होंने वल्लभ भवन को एक अड्डा बना दिया था लेन देन का, फरेब का। और इन्हीं सब चीजों को सुधारते हुए आज मध्य प्रदेश सरकार ने अगर एक पहल की है, एक संशोधन किया है हमारी पुरानी ट्रांसफर पॉलिसी में, तो ये संशोधन जनता के कल्याण के लिए है, ये संशोधन अधिकारी वर्ग के लिए है और उन हर उस कर्मचारी के लिए है जो यहाँ पर इंतजार कर रहा है किसी न किसी रूप में उस पॉलिसी के तहत आगे कैसे काम बढ़ाया जाए। देखिए, इसमें बहुत सारे प्रावधान है। एक सामान्य ट्रांसफर के प्रावधान अलग है, वो जो जैसे होते हैं अगर स्वास्थ्य की कुछ इश्यूज के कारण जो होते हैं, या अगर आपके ऊपर कोई आपराधिक मामला आ रहा है तब होते हैं, या अगर रिक्त पद खाली है तब किए जाते हैं, या आपके ऊपर किसी तरीके की कोई इंक्वायरी बैठी है तब किए जाते हैं। ये तो रहे एक जनरल ट्रांसफर के प्रावधान। लेकिन जो दूसरी तरीके के ट्रांसफर के प्रावधान इस नए संशोधन से सामने आए हैं, वो इसलिए आए हैं कि अगर 3 साल से ज्यादा एक ही विभाग में अगर कोई कर्मचारी है तो उसको ट्रांसफर का किस तरह किया जाए। अगर कोई नॉर्मल नीति के तहत अगर कहीं कोई इशू फेस कर रहे हैं तो उस विभाग के अधिकारी, तो उस विभाग के मंत्री को ये प्रावधान इस बार अधिकार दिया गया है संशोधन के तहत कि वो
मंत्री के सहभागिता से, उनके अनुमोदन से, उस विभाग के मंत्री के अनुमोदन से उस तरीके के ट्रांसफर को आगे किया जाएगा। तो ये जो बदलाव किए गए हैं, ये बदलाव एक अच्छाई की तरफ है। ये बदलाव उस रूल्स और रेगुलेशंस के मापदंड को ध्यान में रखते हुए किए गए। ठीक है, मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र आगल जी भी जुड़ रहे हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत करूंगा। राजेंद्र जी, देखिए, मच अवेटेड लिस्ट ये जो है, इसकी जो ऑर्डर है उसके इंतजार हो रहा है। क्या आपको लगता है कि ये जो करप्शन के आरोप लगते हैं उससे फ्री रह पाएगी? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि हमने जब ट्रांसफर के लिए नीति लाए थे तो हमने उसको पहले पब्लिक में रखा था कि ये आधार होंगे, इन आधार पर ट्रांसफर होगा, और बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है। तो जो अगर छुपाने की कुछ कोशिश है तो लग रहा है कांग्रेस को कि कुछ छुपाने की कोशिश है, इसी में शक शुरू हो जाता है। नहीं, ये गलत है कि जो गलत है कि जो कांग्रेस कह रही है कि हम जब भी नीति लेकर आए हैं तो किसी नीति को ट्रांसपेरेंट तरीके से रखा है। बिल्कुल नहीं। कांग्रेस के जमाने में बकायदा ये कहा जाता था कि तबादला उद्योग चालू हो चुका है। अब कम से कम ये देखने को मिलता है कि जितने 20 साल करीब बीजेपी की गवर्नमेंट को हो गए, इसमें जितने तबादले हुए हैं इसमें भी करप्शन, एकदम ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई है। करप्शन के चांसेस हमेशा तबादलों में होते हैं। जब तक सरकार में नौकरी नहीं मिलती है किसी को, वो ये चाहता है कि सरकार में मुझे नौकरी मिल जाए, और सरकार में नौकरी मिल गई तो ट्रांसफर कराने की कोशिश करता है। वो ये चाहता है एक्सेल वर्ड में रहूंगा मैं, कहीं नहीं जाऊंगा मैं, घर से बाहर जाना नहीं चाहता हूँ। तो सरकार को इस तरीके की, जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स के साथ में होता है, IAS ऑफिसर के साथ, IPS ऑफिसर के साथ 2.5 साल 3 साल के अंदर एक पैमाना होता है तबादला करने का। आज मैं देखता हूं कि राज्य मंत्रालय जो है, मंत्रालय जिसको कहते हैं, मंत्रालय भी कर्मचारियों का ही है। तो मंत्रालय के अंदर क्यों ट्रांसफर नहीं होते हैं? मंत्रालय वाला सतपुड़ा विंध्याचल क्यों नहीं जा सकता है? मंत्रालय वाला इंदौर क्यों नहीं जा सकता है? मंत्रालय वाला डिंडोरी क्यों नहीं जा सकता है? क्या कारण है? ये सारे की सारे कर्मचारी संगठन जितने हैं वो अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं। सरकार भी अपने वोट बैंक के लिए इन सबको सहारती है, निभाती है। परंतु तबादला उद्योग की, तबादला नीति की जहां तक बात है, मैं 2 चीजें जानता हूँ। विधायकों के पास कुछ काम होना चाहिए, मंत्रियों के पास कुछ काम होना चाहिए। मोहन सरकार में खास करके 1.5 साल 1.25 साल के अंदर ये देखने को मिला है कि जब उनके पास गृह मंत्रालय है तो गृह मंत्रालय के बाद आज के आर्म्स के लाइसेंस भी वो नहीं जारी कर सकता है कोई भी व्यक्ति। किसी बहुत A+ की नोटशीट जो होती है वो A+ की नोटशीट ना के बराबर होती है। बहुत अच्छा पैमाना है, क्योंकि ये काम थोड़ी है कि दिन भर जिंदगी भर तबादलों का ही काम करते रहेंगे, जिंदगी भर तबादलों का ही काम करते रहेंगे। ठीक है। परंतु कई ऐसी समस्याएं होती है जिसमें स्वास्थ्य कारण होते हैं, जिसमें एक्चुअल कहीं पोजीशन इस तरीके की अक्वर्ड होती है। क्यों होना चाहिए? तो ये मेरा ये कहना है यहाँ पर कि ट्रांसफर जो होने चाहिए, ट्रांसफर में ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ में एक जगह पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको अदला बदली करते रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। ठीक है। रमेश राठौर जी कर्मचारी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश राठौर जी, देखिए, ये वही बात है जो मैं पहले कह रहा था कि कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी एक सीट पर सालों से बैठे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, और उसको राजेंद्र आगल जी ने आगे बढ़ाया कि मंत्रालय में जो अधिकारी कर्मचारी जमे हैं उन पर ये सारे नियम शिथिल हो जाते हैं, उन पर लागू नहीं होते। बमुश्किल 2-4% भी वहां पर ट्रांसफर नहीं हो पाते, जबकि बहुत ही संवेदनशील जगह है मंत्रालय। तो ऐसे में जब कहते हैं ना कि जहां से गंगोत्री निकलती है वहीं पर ये चीजें जाकर के शिथिल पड़ जाएंगी, तो नीचे तक उसका एग्जीक्यूशन ठीक ढंग से हो नहीं पाता, और इस वजह से करप्शन करने वालों को मौका मिलता है। तो क्या इस बार कर्मचारी संघ जो है वो इस बात का ध्यान रखेगा कि हम अपनी तरफ से कम ऐसे लोगों की पैरवी ना करें, या ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश ना करें जो वाकई में बहुत सालों से, उनसे कहें कि भाई सभी कर्मचारियों के लिए नियम एक है, आप 8-10 साल हो गए, आपको थोड़ा सा आबो हवा बदल लीजिए, शहर बदल लीजिए, ऐसा होगा क्या? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ एक स्पष्ट चीज बता देना चाहूँगा कि जो मंत्रालय के कर्मचारी हैं वो मंत्रालयीन सेवा के कर्मचारी, उनकी नियुक्ति मंत्रालयीन सेवा के लिए होती है, और GAD का स्पष्ट प्रावधान है कि हर 3 साल के अंदर ऐसे जो सीटें, जो स्थापना है, जो स्टोर संभालते हैं, या अन्य और भी ऐसी पद हैं या सीटें हैं जहाँ पे इस तरह के गंभीर काम होते हैं, वहाँ पे उनको 3 साल में हटाया जाता है, और मंत्रालय में भी हटाया जाता है। आप देख लीजिए, बहुत सारे जो बाबू GAD में थे वो स्वास्थ्य में आ जाते हैं, या शिक्षा में आ जाते हैं, या शिक्षा के कर्मचारी स्वास्थ्य, या इसमें पूरी रोटेशन घूमता रहता है। तो मैं इस स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो माननीय हमारे पत्रकार राजेंद्र अगल साहब बोल रहे थे,
ऐसा नहीं है। वो सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे जीएडी की नीति लागू होती है और जीएडी मंत्रालयीन सेवा के कर्मचारी हैं, जिसकी वजह से वो मंत्रालय के ठीक अंदर है, जो बड़े शहरों में जमे हुए हैं, जो सालों से जमे हैं, जो ग्रामीण वाले बेचारे आ नहीं पा रहे शहरों में, अगर हम ओवरऑल बात करें, एक पर्टिकुलर की नहीं, कि जो हम देखते हैं कि जो अच्छी जगह पर जम गए हैं, मलाई वाली जगह पर जम गए हैं, क्रीम पोजीशन पर जम गए, वो जाने को ही तैयार नहीं होते। ये बात भी तो सही है ना सर? जी जी, नहीं, ये बिल्कुल मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जो समान तबादले की नीति लागू है उसके अंदर स्पष्ट लिखा रहता है कि चाहे वो मंत्रालय का कर्मचारी हो, चाहे संचालनालय का कर्मचारी हो, चाहे जनपद का हो, चाहे कलेक्ट्रेट का हो, चाहे जिला पंचायत का, सभी को जो यदि ऐसी सीटों पे बैठे हैं तो सभी को 3 साल के अंदर स्थानांतरण किया जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे जो जीएडी के काम में बहुत ज्यादा ज्ञानी या बहुत ज्यादा उसको नॉलेज हो जाता है, तो अधिकारी नहीं चाहते कि इतना नॉलेजेबल व्यक्ति को कहीं से कहीं किया जाए, क्योंकि वो यदि कोई फाइल आई तो किससे पूछेंगे। तो उस कर्मचारी को 3 या 4 साल, जब तक कोई अगला कर्मचारी नहीं आ जाता, अच्छा जानकार व्यक्ति, उसको वहां बैठा के रखते हैं। इसमें करप्शन की ऐसी कोई बात नहीं है। जो स्थानांतरण नीति होती है स्वैच्छिक होती है और प्रशासनिक भी लागू होती है। शासन को पूर्ण अधिकार है कि वो कभी भी किसी का कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकती है, होते भी हैं। ठीक है, डॉक्टर विक्रम चौधरी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि जितनी ट्रांसपेरेंसी से बात कही जाती है, ट्रांसफर पॉलिसी लागू होती है, या आपको लगता है कि जिसके पास शक्ति होती है, पावर होती है, जो सत्ता के करीब होता है, जिसके साथ अधिकारियों की जुगाड़ होती है, वो अपनी कुर्सी बचा ले जाता है? और गांव में मैं देखता हूं कि बेचारे एक गांव से दूसरे गांव शिक्षक हों या फिर कर्मचारी हों, वो फिरते रहते हैं, उनको कभी यहाँ फेंक दिया, कहीं वहाँ फेंक दिया। ज़्यादातर उम्र उनकी ग्रामीण इलाकों में गुजर जाती है, और जो लोग बड़े बड़े शहरों में एक बार जमकर बैठ गए, वो शहरों में ही अपनी उम्र निकाल देते हैं। तो ये भी तो देखने को मिलता है कि यहाँ पर सरकार को देखना चाहिए, अगर नियम है तो सबके लिए बराबर हो। जी बिल्कुल, इस आपकी बात की पुष्टि जो है शिक्षा मंत्री भाजपा के खुद कर चुके हैं। उनका ये कहना था, उन्होंने मंच पे सार्वजनिक तौर पे कहा था कि मैं ऐसे सैकड़ों शिक्षकों को जानता हूं जो कभी नौकरी करने नहीं जाते हैं और वो अपने ठेके पे 3,000-4,000 के ठेके पे एक लड़का वहां रख देते हैं। लेकिन उन्होंने ये मजबूरी प्रकट की कई बार हमको वोट बैंक के कारण कि भाई कोई अमुक जाति का कद्दावर नेता है, वो वहां नहीं जा रहा, उसके पास 200-300 वोटों का एक पैकेज है, तो उसके कारण वो उसको टच नहीं कर पाते, सरकार उन पर कार्रवाई नहीं कर पाती। आपकी जो बात है इसी संदर्भ में उसको भी देखा जाना चाहिए। पुनः जो मेरी बात जो मैंने शुरू की है कि यही तो हम चाहते हैं कि कोई तो ड्राफ्ट लेके आइए आप। अब वहीं दूसरी तरफ जो नगरीय प्रशासन है, मैं देख रहा हूं कि नगर निगम में 15-15, 20-20 साल से लोग जमे हुए रहते हैं और वो बड़े भ्रष्ट बाबू या इंजीनियर के तौर पर जाने जाते हैं। नगर निगम में एक पॉलिसी है कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो हम चाहते हैं नगर निगम और पंचायत में भी ये ट्रांसफर की पॉलिसी लेके आई जाए, ताकि जो वहां के कर्मचारी हैं उन पर दबाव बना रहे। और तीसरी जो बड़ी गंभीर बात जो निकल के आ रही है कि पब्लिक डोमेन में हम भाजपा के लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, तो भाजपा के लोग तो ऐसा लग रहा है कि प्रशासन से कुछ दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन एक नया ग्रुप आया है आरएसएस नाम का, वो उसको बड़ी रुचि है ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में। मेरे पास मोबाइल में ऐसे संवाद है कि वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आपके पास कोई एसपी कलेक्टर हो तो बताओ, हम ट्रांसफर करवा देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये नीति भी बने कि आरएसएस के लोग ट्रांसफर पोस्टिंग से दूर मैं जल्दी से गुंजन जी के पास आता हूं। बड़ा गंभीर आरोप आपने लगा दिया। गुंजन जी, ये देखिए करप्शन को लेकर के इशारा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जब भी बात होती है तो रिव्यू, रिफॉर्म, फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी में अगर कोई यकीन रखता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रखती है। और अभी आपने इसी पैनल पे बैठे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी को भी सुना, राजेंद्र जी को भी सुना और राजेश जी को भी सुना। उन दोनों ने एक बात की पुष्टि की है कि कांग्रेस के समय पे तबादला उद्योग अगर किसी ने चलाया था तो वो कमलनाथ जी ने चलाया था। आज विक्रम चौधरी जी जो आरोप लगा रहे हैं ये उतने ही निराधार, झूठे, तथ्यहीन और सत्यहीन है जितने कि इनकी पार्टी झूठी और निराधार है। रही बात ये ट्रांसफर पॉलिसी की, तो देखिए जो अमेंडमेंट हुआ है इसका पर्पस ही ये है, इसमें बड़े साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो 3 साल से ज्यादा जिस जगह पर उस उद्योग अगर उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर का रोटेशन होगा, इसमें परसेंटेज तक दिया गया है कि 10% से ज्यादा आप एक उस डिपार्टमेंट से ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो कई पैरामीटर सेट किए गए हैं कि किन कंडीशंस में ट्रांसफर होगा, किन कंडीशंस में आपको प्रभारी मंत्री से कंसेंट लेना पड़ेगा, किन कंडीशन में मुख्यमंत्री से लेना पड़ेगा, किस कंडीशन में आपको मंत्री से लेना पड़ेगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं आप कृपा पूर्वक जारी करवाएं।
विक्रम चौधरी जी, ये वो कांग्रेस की सरकार का जमाना नहीं है जहां आप ये उद्योग चला लें। अब चलिए, यहाँ हर एक चीज जनता के कल्याण के लिए ठीक है। होगी, उनके राजेंद्र रागल जी के विकास पास आ रहा हूँ। लिए राजेंद्र होगी, जारी तो आपदाओं के लिए करवाइए। होगी। राजेंद्र जी के पास आ रहा हूँ। राजेंद्र जी, देखिए ट्रांसपेरेंसी की बात आजकल बहुत होती है, तो ये जो नियम कानून बन रहे हैं, जो नीति आ रही है, क्या इसे पब्लिक डोमेन में आ जाना चाहिए? इससे कोई नुकसान तो नहीं है? सरकार के लिए बेहतर ही होगा, ताकि अगर सबको पता होगा कुछ गलत हो रहा होगा तो सरकार को सूचना दे दी जाएगी कि भाई आपकी नीति में ये, और ये देखिए इनका ट्रांसफर हो गया जो इसमें नहीं आता है, या इनका नहीं हुआ जो इसमें आता है। तो ये तो एक अच्छा स्टेप हो सकता है अगर सरकार इसको पब्लिक डोमेन में पहले ही ला देती है तो। पब्लिक डोमेन में लेकर आए, चाहे कहीं भी लाए, होगा वही जो राम रचि राखा। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जिसने जो तय करके रखा हुआ है, हर विधायक के पास अपना एक एक दो दो चार चार ऐसे असाइनमेंट है, कितना परसेंटेज ट्रांसफर होना है, कितना नहीं होना है। मैं गुंजन की बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि एक एक चीज पे कभी नहीं होता है ऐसा, क्योंकि तबादला एक ऐसी चीज है, तबादला जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया था, जुगाड़ वाली बात है, वो जुगाड़ का ही जुगाड़.com है वो, सीधी सी बात कहा जाए तो। मैं राठौर जी की बात से भी इसलिए सहमत नहीं हूँ कि आज जो मंत्रालय है वो संविदा के ऊपर चल रहा है। जो बाबू रिटायर हो गए, जो एसओ रिटायर, सेक्शन ऑफिसर रिटायर हो गए, जो अंडर सेक्रेटरी रिटायर हो गए, आज जेडी की बात करेंगे तो जेडी के अंदर नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पिछले 10 सालों से एक व्यक्ति ही 10 साल से सेवाएं दे रहा है जेडी में। रिटायर हुए 60 साल हो गए, 70 साल के हो गए वो, पर अभी भी वो जेडी, वो नाम अच्छी तरह जानते हैं उनका। मैं मंत्रालय के अंदर चूंकि अच्छे तरीके से ये सब चीजों को जानता हूं, तो नए जो लोग हैं जिनके अंदर काम करने की क्षमताएं नहीं है, जो मंत्रालय के कार्य को नहीं जानते हैं, वो आखिर करके वहां बैठकर क्या कर रहे हैं? वो जो सर्कुलर बता रहे हैं कि जेडी का एक सर्कुलर है, उस सर्कुलर के ऊपर कई बार बातचीत हो चुकी है और मंत्रालयीन कर्मचारियों को इधर से उधर तबादला करने की नीति पर भी विचार हुआ है, परंतु तबादला मंत्रालयीन कर्मचारियों के चलते हुए नहीं हो पाया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो रीढ़ की हड्डी है, जिसको मंत्रालय कहते हैं, उस मंत्रालय के तबादलों को इधर से उधर जरूर करना चाहिए, जिससे आपके पास एक फिल्टर होके अच्छा काम करने वाला आदमी मिलेगा और संविदा वाले लोगों से आप बच पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं गुंजन चौकसे जी का, डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, राजेंद्र रागल जी और रमेश राठौर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंतजार बस इसी बात का है कि ऑर्डर कब आ जाता है और कितने अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से और पारदर्शी तरीके से ये लागू होता है। देखेंगे कि कर्मचारियों को इस नई तबादला नीति से राहत मिलेगी या फिर ईमानदार कर्मचारी और जिनकी सुनने वाला कोई नहीं है, उनके लिए आफत ये नीति बनेगी। बहुत शुक्रिया दर्शकों का भी, नमस्कार।